मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फिजिकल सॉरी क्वांटिटीज। क्या है ये फिजिकल क्वांटिटीज? इसे यूज करके हम हर एक चीज का यानी हर एक मेजर्ड डिस्टेंस यानी मेजर्ड चीज का यूनिट या फिर यूनिट लिख सकते हैं। इसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के हैं? इसमें 5 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे। तभी मैंने बताया था कि इसमें जो होगा फर्स्ट लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी। लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, ये फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमें मेजर करना है। ओके बच्चों, इसे हम मेजर करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। एंड इसमें अभी एक फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, उसे कहते हैं हम फोर्स। ओके बच्चों, फोर्स। ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसे हम हर एक मेजर्ड चीज में लगाएंगे। जैसे कि वेलोसिटी के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था। एंड लेंथ यानी अगर एक इंसान इधर से इधर ए प्लेस से बी प्लेस पर जा रहा है, ओके, इसने इधर से इधर पर एक फाइव है। फाइव क्या होगा? अगर आप कुछ फाइव ऐसे नहीं लिख सकते, 5 मीटर, मीटर 5 मीटर। ये मीटर किसके अंदर आता है? ये मीटर जो आता है वो लेंथ के अंदर आता है। और इसने जो इधर पे जा गया, रख लो एक 5 मिनट्स लगा, इसे 5 मिनट्स, 5 मीटर जाने के लिए 5 मिनट्स लगा। तो हम 5 लिख नहीं सकते, 5 सेकेंड्स या फिर 5 मिनट या ऐसा लिख सकते हैं। ये जो जिसके अंदर आता है ये मास कहते हैं। इसे ऐसा कहते हैं टाइम, सॉरी इसे ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। एंड इसका वेट जो होगा उसे हम केजी में डालेंगे, इसे कहेंगे फोर्स जो होगा। एंड इतना होगा। और जो एनर्जी होगा उसे हम जॉल्स में डिस्क्राइब करेंगे। फोर्स को हम न्यूटन्स में डिस्क्राइब लिखेंगे। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा। एंड हम इस बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं एंड ये क्यों है, ओके, ये जानने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या पता है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किसी पार्टिकल बीच में है एंड सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस किसी पार्टिकल के बीच में है, वो आपको पता है क्या? सोचिए सोचिए। वो डिस्टेंस है, मैं 10 to the power of -4 मीटर टू 10 to the power of 26 मीटर। ओके, ये क्या डिस्टेंस है? मतलब ये समझो, ये डिस्टेंस इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है किसी पार्टिकल बीच में आज तक मेजर किया हुआ, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। इससे कम तक डिस्टेंस आज तक मेजर नहीं किया है। एंड ये क्या है? इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, जो स्पेस में सन, मून या उसमें जो जितना भी मेजर किया है, जितना भी ज्यादातर मेजर किया है, वो डिस्टेंस कितना है? इतना अच्छा है। कितना? 10⁻26 मीटर। सेलेस्टियल बॉडीज डिस्टेंस। ये तो बात हुई डिस्टेंस की। ये तो बात होगी डिस्टेंस की। अब हम बोलेंगे मास। मेरा मास एक 75 kg है। ये बोर्ड का कुछ है, ये पेन का कुछ है, हर एक चीज का भी कुछ ना कुछ होगा। आपका कुछ होगा, मोबाइल का कुछ है, हर एक चीज का भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो सबसे लोएस्ट मास किसका है एंड सबसे हाईएस्ट मास किसका है? हम सिर्फ लोएस्ट एंड हाईएस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में तो सब मासेस आ जाएंगे, सब थिंग आ जाए। अगर आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पता है तो बीच में जो भी आएगा आपको पता ही रहेगा ना। इसीलिए हम ओनली लोएस्ट एंड हाईएस्ट देख रहे हैं। सो हमने आज तक जो मेजर किया है सबसे लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट मास, वो आकर 10 to the power of -30 kg एंड टू 10 to the power of -30 kg, 10 to the power of -55 kg। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इसी तरह ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके बच्चों, और ये मास ऑफ ऑब्जर्व्ड
celestial body 10⁻⁻30। ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है आज तक जो फाइंड किया है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उसका मास इतना है। एंड आज तक जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी, सबसे हाईएस्ट वेट हमने किसी का देखा है, तो वो सिर्फ एक ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स का है, वो कितना है? 10⁻⁻55 kg। ये बात रही इन दोनों की हो गई। अब हम टाइम देखेंगे, टाइम क्या होता है। ओके, टाइम सबसे लोएस्ट प्रोसेस चलने के लिए जो टाइम है एंड सबसे हाईएस्ट प्रोसेस चलने के लिए जो टाइम है, ये हम देख रहे हैं। सो सबसे लोएस्ट चलने के लिए जो टाइम आएगा, एक प्रोसेस सबसे लोएस्ट चलने के लिए जो टाइम लगेगा, वो टाइम इतना है, समझो 10⁻⁻22 seconds to 10⁻⁻22 seconds to 10⁻22 seconds 18 seconds। ओके, ये इतना है जो आज तक एक प्रोसेस चलने का टाइम जो हमने मेजर किया वो इतना है। इसे एक एग्जांपल लीजिए आप, बर्थ ऑफ स्टार। सिर्फ इतने टाइम के अंदर ही हमने आज तक जो भी मेजर किया है वो प्रोसेस हुए हैं और होते हैं और होते ही रहेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आपको सुने आ रही है, एक सर्टेन 10⁻²2 सेकेंड्स में या 10⁻1 सेकेंड में आपको सुने आ रही है। ऐसे ही अगर आपने मेजर किया, जैसे कि अब मैं इधर से यूं फेंक रहा हूँ, ओके, यूं फेंक रहा हूँ, तो टाइम कितना लगा? 10⁻⁻ समथिंग। ऐसे मेजर कर लगे तो इतने टाइम में आपको पता चलेगा ये प्रोसेस नहीं है, ये मेरा फोर्स लग रहा है, इसीलिए प्रोसेस है। जो अपने अंदर से आएगा उसे हम प्रोसेस करेंगे। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज 5 टाइप्स है, और 5 टाइप्स उसे हैं: लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, फोर्स। लेंथ में क्या होता है? लेंथ को हम मीटर्स में डिवाइड करते हैं, मास को हम केजी में, टाइम को सेकेंड्स में, एनर्जी को जॉल में, एंड फोर्स को न्यूटन में पे करेंगे। एंड इसके लेंथ में कितना होगा? आज तक जो मेजरेबल डिस्टेंस है वो इतना है, मेजरेबल डिस्टेंस जो इतना है, एंड मेजरेबल टाइम इतना है, एंड मेजरेबल वेट इतना है। तो ये रहा, नोट डाउन कर दीजिए फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन एंड दिस यूनिट, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ओके, दैट्स गुड। ओके, आपने कई तरह के फोर्सेस नोटिस किए होंगे। आप जब चल रहे हैं तो एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे, आपके पाँव पे जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो आपने नोटिस किया होगा। मैंने पेन ऊपर किया, नीचे किया, आपने एक फोर्स नोटिस किया होगा। एंड ऐसे ही कुछ लगातार फोर्सेस हैं। कुछ जैसे कि एक ऑयल को हम सरफेस पे डालेंगे तो वो स्लो चलेगा, विस्कोसिटी, इसे भी हम फोर्स करेंगे, विस्कोस फोर्स। इसे भी आपने नोटिस किया होगा। और एक वाटर को आप जब एक सरफेस फ्लैट सरफेस पे डालेंगे तो वो फास्ट फ्लो होगा, इसे भी हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसे अनेक इन्फिनिट फोर्सेस नहीं, अनेक फोर्सेस को हम ओनली 4 फोर्सेस से डिवाइड करेंगे। आप इसे लिख के आ सकते हो, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, इन द वाटर फ्लो, इन द फ्लोट surface, water flow very fast in the surface, and oil flow very slow in the surface due to viscous force. And we can observe many forces like gravitational force and other kind of forces. This kind of forces are divided into only 4 kind. There are only 4 kind of forces जिसके अंदर many forces आएंगे। ओके, वो 4 kinds of forces ही हमें मेन चाहिए। वो 4 kind of forces कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके बच्चों, कौन से? 1 ग्रेविटेशनल
फ्रिक्शनल फोर्स सगळेना electromagnetic force जो third one strong nuclear force fourth one weak nuclear force okay अगर आपको इससे पूछा जाए तो आपको ऐसे लिखना होगा there are many kinds of force in nature we have observed like frictional force viscous force many kind of force there are many kind of force like frictional force viscous force and normal force which comes under the physics these are all divided into only four kinds of forces okay फोर नेचर में कितने टाइप्स है फोर्सेस ऑफ नेचर में फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स इसके पहले हम जानेंगे व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है इसे हम जानेंगे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ एक फ्लैट सरफेस ओके कोई भी अपोजिशन नहीं है इसके ऊपर कोई अपोजिशन नहीं है जब मैं इस पेन पे इस पर रखूंगा तो वेरी फास्ट रहेगा देखिए ओके अब एक बार ओके ये एक नॉर्मल फ्लैट सरफेस है जिस पर कोई भी फोर्स मुझे इस बॉडी को नीचे आने पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये वेरी फास्ट रहेगा एंड इसी तरह इस चकले यानी उड़ पर रखेंगे तो मैं क्यों ये लेट प्रोसेस क्यों है लुक ओके ऐसे कर रहा हूँ इस पर वेरी फास्ट हुआ इस सरफेस पर वेरी फास्ट प्रोसेस हुआ एंड उस पर वेरी लो प्रोसेस हुआ क्यों इसी को हम कहते हैं विस्कस फोर्स अगर एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर मूव कर रही है अगर ये सरफेस इस बॉडी पर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ताकि ये बॉडी इस जगह पर ना मोशन हो सको उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कूल अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं फोर काइंड्स ऑफ फोर्सेस व्हिच आर ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी वीक इस चार फोर्सेस में अगर कोई सबसे वीकेस्ट फोर्स है ना तो वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीकेस्ट फोर्स ओके बच्चों वीकेस्ट फोर्स एंड ये किसके बीच में एग्जिस्ट करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बीच में जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है ओके अब देखो मैं दो में 21 उड़ाता हूं ये जो पेन है इसका मास ज्यादा है तो ये फर्स्ट नीचे है और ये डस्टर का मास कम है तो ये लेट नीचे है एंड दूसरा एग्जांपल एक क्लॉथ एक पेन लगता है दो का मास भी सेम है एंड वी सी दिस ओके इसका मास हेवी है तो ये फर्स्ट नीचे आएगा इसी को हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं दिस अकर ड्यू टू which of mass of body ओके बच्चों एंड थर्ड पॉइंट इसमें आप क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल फोर्स है यूनिवर्सल फोर्स यानी यहाँ ऐसा नहीं कि हर एक ही यूनिवर्सल फोर्स है ऐसा नहीं है कि आप इधर बैठे इधर भी सेम है कुछ जगह जाए वहां भी सेम हो ऐसा नहीं है थोड़ा थोड़ा वेरी होगा लेकिन ये एक ऐसी फोर्स है जो आपको पूरी यूनिवर्स में लगेगी पूरी यूनिवर्स में दिखेगी आपको एक इस अर्थ से लेकर मून
एंड इवन तो आपको सेलेस्टियल बॉडी में भी दिखेगी, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से हर एक चीज़, हर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है उसके सेंटर ऑफ द मास पे। जैसे कि सन रोटेट कर रहा है, तो अर्थ रोटेट कर रहा है सन के बीच, एंड सन रोटेट कर रहा है उसके एक्सिस पर, एंड मेनी सेलेस्टियल बॉडीज सराउंडिंग अराउंड देयर रेस्पेक्टिव सन्स। ऐसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज यूनिवर्सल फोर्स। एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्स कॉइल लॉ को ऑब्जर्व, इनवर्स कॉइल लॉ को ओबे करेगा, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इस स्क्वायर लॉ क्या है, ये क्या लोचा है स्क्वायर लॉ? यानी समझो स्क्वायर लॉ ऐसा होता है कि अगर दो पार्टिकल्स हम डिस्टेंस एक क्यू है, इसका चार्ज एक ई है, इसका एक चार्ज ऐसे ही, इसका चार्ज एक क्यू है, इसका एक चार्ज Q2 है, ये डिस्टेंस एक L है, तो हम इनवर्स लॉ क्या कहते हैं, ये जो मासेस ऑफ बॉडी का मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिवाइडेड बाय L करेंगे तो एनर्जी के बराबर आएगा, इसे हम इनवर्स लॉ कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसे ओबे करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज द इनवर्स लॉ। ओके बच्चों, एंड मैंने आपको जैसे बताया फोर्थ में आप लिख सकते हैं कि इट इज द रीजन फॉर द motion of the celestial bodies, is a reason for motion of celestial bodies। ओके बच्चों, ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स occurs due to the which of masses of body के बारे में, एंड इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। आप इधर जाओ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने मिलेगी, आप एक मेनी डिस्टेंस, लाइट ईयर डिस्टेंस दूर चले जाओ, वही भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने मिलेगी। एंड इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है मैंने आपको बताया, ये आप इसमें प्योरली डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस पे, इसके बारे में एक सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट चैप्टर ही है, डिस्कस करेंगे। एंड इज अ रीजन फॉर द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, इट इज अ रीजन फॉर द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, ये हो गया इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। जैसे कि नाम ही बता रही है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसमें टॉपिक में पता चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक है एंड मैग्नेटिक है, तो हमें ये भी इजी हो जाए कि इलेक्ट्रिक है मैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दो भी आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए, मैग्नेटिक भी आना चाहिए। जब भी हम एक फोर्स जो एग्जिट होगी उसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। जैसे कि इस फोर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, तभी हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहेंगे। ओके, इट ऑकर्स बाय द विच ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, इलेक्ट्रिक समझो, इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसका चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इट occurs due to virtue of charge of particle। तो बताइए इसका कोई चार्ज है, ये पेन, ये मार्कर का कोई चार्ज है? नहीं है। अगर मैं इसे लेके जाकर करंट में रखूं तो मुझे करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? इसका कोई चार्ज नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी, ये बात सही है। ओके, एंड इसे मैं ले जाकर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो ये अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो जिस पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, उस पार्टिकल से जो फोर्स एक्साइट होगा, जिस पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस पार्टिकल का जब फोर्स एक्साइट करेगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा होता है। ये क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू द व्हिच ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ये होगा इसके बारे में। एंड हम सेकंड पॉइंट इसलिए लिख कह सकते हैं कि इट
समझो अब एक वाइट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करे, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बहुत ही अच्छा केस है। जब एक पार्टिकल फ्लो करता है ना, तब उसके अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, ओके। जब एक पार्टिकल मूव हो रहा है तो वो उसके अराउंड, लाइक ये पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड वो आपको देना ही पड़ेगा, देगी। एंड इट आल्सो obey the inverse coil law. It also obey the inverse square law. एंड अगर हमने 2 पॉइंट्स पे, अगर थर्ड पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिट कर रही है। क्या होगा अगर ये दो भी स्टेशनरी हो तो? जैसे कि इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो मूव नहीं हो रहा है, वो एक पॉइंट पर स्टिक्ट हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। वो अगर मूव होने का बात नहीं कर रहा है, जैसे आप इसी तरह वो मूव होने की बात नहीं कर रही है, इसी तरह वो मूव होने का बात नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक पार्टिकल रख लीजिए, पार्टिकल मूव होने का बात नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक पार्टिकल, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी मूव होने की बात नहीं कर रही है। जैसा कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप ही ना मूव होने की बात करोगे ना वो भी मूव होने की बात करेगा, ऐसे ही लड़के मरोगे। इसी तरह वो दो भी स्टेशनरी स्टेज पे हैं। उस स्टेशनरी स्टेज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक। उसे हम कहते हैं सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक field are at rest, we call it as electrostatic force. Okay बच्चों, electrostatic force ये होगा, and it occurs by the which charge of the particle, ये भी आपने लिख लिया। and ये फोर्स जो है इस फोर्स से बेहतर है, यानी इस फोर्स से थोड़ा स्ट्रांग हो गया, ओके। इट इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इन रेट ऑफ, स्ट्रॉन्गर है लेकिन कितनी स्ट्रॉन्गर है? 10 to the power of 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये फोर्स। दिस फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इज 10 to the power of 36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप सोच सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्गर है, ओके बच्चों। ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ये रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए नोट। ये हो गए 2 काइंड ऑफ फोर्स। अभी एक 2 काइंड ऑफ फोर्स रिमेनिंग है। तो थर्ड फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों जैसे नाम ही बता रहा है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये 4 फोर्स में यही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ओके बच्चों। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, these are force exist between the attraction of nucleons. These are force exist between the attraction of nucleons, okay। ये न्यूक्लियंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। जो फोर्स एक न्यूक्लियंस के बीच में रहती है, न्यूक्लियंस यानी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स रहती है, इलेक्ट्रॉन एंड
इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन के बीच में रहती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ओके बच्चों, एंड इसमें आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इट अ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स व्हिच इज न्यूट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। हम आपको पता है इन दोनों का मिक्सचर को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन एंड फोटॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं बच्चों। एंड इट इज अ फोर्स which is very stronger, 10 to the power of 2 times stronger than the electromagnetic force. Electromagnetic force is 10 to the power of 36 times stronger than the gravitational force, and this force is 10 to the power of 2 times stronger than this force. Means this force is 10 to the power of 36 72 times stronger than the gravitational force. Okay बच्चों, 10 to the power of 2 times stronger than the electromagnetic force and 10 to the power of 72 times stronger than the gravitational force. See, this is very strong force. It shows very strong force. So you can write it is 10 to the power of 2 times stronger than the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। एंड अब थर्ड पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, it arises due to the exchange of subatomic particles. Is arises due to the exchange of subnuclear particles. It arises due to the exchange of सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स। सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स यानी आप जानते हैं कि सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एंड फोटॉन्स हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रॉन फोटॉन जो होगा, सब एटॉमिक मॉलिक्यूल सब एटॉमिक न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो एक्सचेंज होगा वो उस टाइम ये फोर्स जनरेट होगी। इट्स अ वेरी रेयर फोर्स, रेयर नहीं है, इट इज अ वेरी हार्ड फोर्स टू वी गेट, इट इज वेरी हार्ड फोर्स वी कैन ऑब्टेन। ये इसलिए हम सिर्फ इसमें देख सकते हैं कि सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स, जब सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स यानी ये पार्टिकल्स के अंदर एक पार्टिकल जब सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स लेवल पर जाएंगे, तब वो सब न्यूक्लियर पार्टिकल एक्सचेंज होगा, तब जो क्रिएट होगा फोर्स उसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके बच्चों, दिस आर द वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज फोर्स, दिस आर द वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज इंटरैक्शन। शॉर्ट रेंज इंटरैक्शन, जैसे आपको पता है कि एक पार्टिकल या एटम के अंदर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड एक न्यूक्लियस के अंदर फोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस तो इतना नहीं होता कि जो हम मीटर्स मेजर के, ये तो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं शॉर्ट रेंज इंटरैक्शन। इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज इंटरैक्शन एंड इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। You can write it as charge independent. It doesn't matter आपके फोटॉन पे जो चार्ज क्या चार्ज है, न्यूट्रॉन के पर जो चार्ज है, it doesn't matter, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये होएगा होकर रहेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, इट एक्सिस्ट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है, फोटॉन न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। It is 10 to the power of 2 times stronger than the electromagnetic force. It arises due to the change in the subnuclear particles. Short range interaction, change in charges independent. ये 5 points आप लिख के आ सकते हैं। अब हम लास्ट फोर्स
डिस्कस करने जा रहे हैं। weak nuclear force. This force is appear only in certain nuclear particles like beta decay. जब एक न्यूक्लियर पार्टिकल्स बीटा डीके होगी तब ये फोर्स आएगी. like this force arises only in certain process like beta decay. This forces arises only at certain process like beta decay. ये फोर्सेस आपको कहीं भी मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी. जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको सब न्यूक्लियर फोर्सेस में मिलेगी, ये फोर्स आपको उधर भी नहीं मिलेगी. ये फोर्स सिर्फ कुछ ऐसे समय पर मिलेगी जब बीटा डीके होगा. बीटा डीके नहीं, जब एक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, जब बीटा डीके होगा, तब बीटा डीके जब होएगा तब ये फोर्स मिलेगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स तब मिलेगी. इट इज ओके बच्चों, ये लिख सकते हैं आप. सेकेंड पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये फोर्स नॉट वीकेस्ट एज ग्रेविटेशनल फोर्स बट नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक and strong nuclear force. This force is not weak as gravitational force and not strong as electromagnetic force and strong nuclear force. Okay बच्चों, ये force not weaker as the gravitational force and not stronger as electromagnetic or strong nuclear force. It is a very short range force. जैसे कि आपको पता है बीटा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो बड़े इसमें तो नहीं हो सकता, एक छोटे इसमें होगा. तो हम इसे भी क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स कह सकते हैं. दिस फोर्स इज आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स. अब ये 3 पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं. शॉर्ट रेंज फोर्स कितना शॉर्ट हो सकता है, यानी बीटा डीके हो रहा है, कितना शॉर्ट रेंज हो सकता है ये फोर्स. 10⁻⁻16 मीटर्स. इतना शॉर्ट है बच्चों ये फोर्स. तो ये होगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो आपने फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर ने डिस्कस किया, जिसके अंदर 4 फोर्सेस